मेरा नाम एडुआर्डो रामिरेज है और मेरी उम्र 73 साल है। हाल ही में मैंने अपने जीवन की सबसे बड़ी निराशाओं में से एक का सामना किया। मेरे खुद के बेटे ने मुझसे उस घर को छोड़ने के लिए कहा जिसे मैंने अपने हाथों से बनाया था। उसके अनुसार वजह यह थी कि उसके ससुराल वालों को रहने के लिए जगह चाहिए थी। विडंबना यह है कि वह घर हमने खरीदा नहीं था। मैंने उसे ईंट दर ईंट दशकों तक बनाकर तैयार किया था। 40 से भी अधिक वर्षों तक राजमिस्त्री के रूप में काम करने के बाद एक मंगलवार की दोपहर बिना किसी चेतावनी के मेरा बेटा आंद्रेस आया और मुझसे कहा कि मुझे घर छोड़ना होगा। वह उसी लहजे में बात कर रहा था जैसा वह बचपन में गलती करने के बाद करता था, खुद को सही ठहराने की कोशिश करते हुए। उसने कहा, पापा, उनके पास कोई और जगह नहीं है। शहर के पास वृद्धाश्रम में आपको अच्छी देखभाल मिलेगी। उसने यह ऐसे कहा मानो मुझे सबसे ज्यादा देखभाल की जरूरत है, सम्मान की नहीं। उसके शब्द किसी थप्पड़ से कम नहीं थे। उन्होंने मुझे उन सालों से भी ज्यादा चोट पहुंचाई जिनमें मैंने सीमेंट की बोरियां ढोई ताकि उसे अच्छी पढ़ाई मिल सके। उन सुबहों से ज्यादा तकलीफ दी जब मैंने बारिश या धूप में काम किया। उसे यह नहीं पता था कि मैं एक राज छिपा कर बैठा था। 20 साल पहले मैंने शहर के बाहरी इलाके में कुछ जमीन खरीदी थी। उस समय वे ज्यादा महंगी नहीं थी, लेकिन अब उनका दाम कई गुना बढ़ चुका है क्योंकि वहां एक नई हाईवे बनने वाली है। इसके अलावा मैंने इन सालों में एक बैंक खाते में पैसे बचाए जिसके बारे में किसी को भी जानकारी नहीं थी, यहां तक कि उसे भी नहीं। जब वह मुझे समझा रहा था कि मुझे अपना ही घर क्यों छोड़ना चाहिए, मैं चुपचाप सुनता रहा। जानता था कि उसके इस फैसले के परिणाम वो अभी नहीं समझता। उस रात जब मैं अपना सामान बांध रहा था, उस कमरे में जहां मैंने अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पल बिताए थे, जहां मैंने अपनी पत्नी मर्सिडीज का बीमारी के दौरान साथ दिया, जहां मैंने अपने बेटे को उसके बचपन में पाला, तब मैंने एक ठोस फैसला लिया। मैं यह अपमान सहन नहीं करूंगा। मैं अपनी जिंदगी वृद्धाश्रम में खत्म नहीं करना चाहता जबकि दूसरे मेरे मेहनत के फल का आनंद लें। अगर मेरे बेटे ने यह तय कर लिया है कि वह मेरे बलिदानों को भुला देगा, तो अब वह जानने वाला है कि उसने असल में क्या खोया है। अगली सुबह आंद्रेस के आने से पहले ही मैंने कई जरूरी कॉल कर ली थी। मैंने कुछ अहम लोगों से बात की और ऐसे कदम उठाए जो सब कुछ बदल सकते थे। क्योंकि किसी बात को न जानकर कोई काम करना अलग होता है, लेकिन जानबूझकर विश्वासघात करना कुछ और ही बात होती है। और अब वह उस फर्क को जानने वाला था। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि आप खुद को मेरी जगह रखें। बताइए आप क्या करते। मुझे बताइए कि आप किस शहर से सुन रहे हैं और ध्यान से सुनिए कि मैं यहां तक कैसे पहुंचा। ये कहानी विश्वासघात से शुरू नहीं होती, बल्कि एक मेहनत और बलिदान से भरी जिंदगी से। 50 साल पहले मैं अपनी पत्नी मर्सिडीज के साथ इस शहर में आया था। हम गांव से आए थे, बिना पैसे के, लेकिन आगे बढ़ने की पक्की नीयत के साथ। मैंने निर्माण कार्य में नौकरी पाई और पहले ही दिन समझ गया कि मेरी किस्मत दीवारें उठाने में है। मर्सिडीज पड़ोस के घरों में कपड़े धोकर मदद करती थी। हमारे पास सुविधाएं नहीं थीं, लेकिन हौसला जरूर था। मैं सोमवार से शुक्रवार तक निर्माण स्थल पर काम करता और वीकेंड पर लोगों के घरों में छत ठीक करना, कमरे बढ़ाना जैसे काम करता। हर एक पैसा किसी उद्देश्य के लिए होता था। पहले किराए के लिए, फिर जमीन खरीदने के लिए, जहां धीरे धीरे मैंने अपना घर बनाया। जब मर्सिडीज मुझे सीमेंट मिलाते समय माठे लाकर देती, वह कहती, एडुआर्डो, हमारा बेटा इस मोहल्ले का सबसे अच्छा घर पाएगा। और सच में उसे मिला। मैंने वो घर अपने हाथों से बनाया था। मैं सूर्यास्त तक काम करता और जब सब आराम कर रहे होते, मैं निर्माण जारी रखता। आंद्रेस ने मेरी सारी मेहनत देखी। वह 8 साल का था जब वह मुझे औजार पकड़ाता और पूछता, पापा, ये कब पूरा होगा? मैं उसे कंधों पर उठाते हुए कहता, जब तुम बड़े हो जाओगे ये घर तुम्हारा होगा। और हमें गर्व होता। मैंने उसे जितनी हो सके उतनी अच्छी पढ़ाई दिलवाई। जब मैं साइट पर पसीना बहा रहा होता, वह इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। कई बार महीने भर सिर्फ नूडल्स खाकर काम चलाना पड़ा, लेकिन मैंने कभी उसकी यूनिवर्सिटी की फीस चुकाना नहीं छोड़ा। जिस दिन वह पास हुआ, हमने घर में एक बड़ी पार्टी रखी। सारे पड़ोसी, काम के साथी, परिवार वाले आए। मैं गर्व से कहता, यह लड़का एक मजदूर के घर से आया है
और अब इंजीनियर बन गया है। जब मर्सिडीज बीमार हुई तो सब बदल गया। वो मेरे जीवन के सबसे कठिन महीने थे। रात भर उसकी देखभाल, डॉक्टरों के पास ले जाना, दवाइयां ढूंढना। आंद्रेस ने थोड़ी मदद की, लेकिन जो व्यक्ति हर रात जागता रहा और उसका हाथ थामे रहा, वो मैं था। वही इंसान जिसे अब इतने सालों बाद उसका खुद का बेटा वृद्धाश्रम भेजना चाहता था। मानो मैं एक बोझ बन चुका हूं। लेकिन जिंदगी हमेशा एक जैसा नहीं रहती, और मेरे बेटे को नहीं पता था कि इस बूढ़े आदमी के पास अभी भी बहुत कुछ सिखाने को है। मर्सिडीज के निधन के बाद घर एक ऐसे सन्नाटे में डूब गया जो भीतर तक चुभता था। कुछ ही समय बाद आंद्रेस अलग रहने चला गया। उसने समझाया कि उसे अपनी जगह चाहिए, और मैं समझ गया। यह स्वाभाविक था कि एक युवा अपना रास्ता बनाना चाहता है, लेकिन उसकी गैर मौजूदगी और फिर मर्सिडीज की भी उस घर को एक गहरी खामोशी से भर गई। कुछ समय तक वह हर रविवार आता था। हम साथ में खाना खाते, वह अपने काम और भविष्य की योजनाओं के बारे में बताता। उन्हीं मुलाकातों में एक दिन उसने मुझे पेट्रिसिया से मिलवाया। शुरुआत में वह थोड़ी शांत स्वभाव की लगी, लेकिन मैंने सोचा अगर आंद्रेस ने उसे चुना है तो उसमें कुछ खास बात जरूर होगी। फिर उनकी शादी हुई और मेरे पोते पोतियां भी आ गए। जब भी वे घर में आते, घर में फिर से जीवन लौट आता। हंसी, खेल, बच्चों की आवाजें। मुझे उनके लिए उनके पसंदीदा खाने बनाना अच्छा लगता था। उनके लिए अपने छोटे वर्कशॉप में खिलौने बनाना, उन्हें उनके पिता के बचपन की कहानियां सुनाना। लेकिन धीरे धीरे, बिना मेरी समझ में आए, उनकी मुलाकातें कम होती चली गईं। पहले हर रविवार आना बंद हुआ, फिर महीने में एक बार, और फिर वे लगभग पूरी तरह गायब हो गए। बस जन्मदिन या नए साल जैसे खास मौकों पर ही दिखाई देते। और अब इतने वर्षों की मेहनत के बाद इस घर को बनाने का एकमात्र मकसद उन्हें एक बेहतर भविष्य देना था। लेकिन मेरा अपना बेटा मुझसे यह घर छोड़ देने को कह रहा था ताकि उसकी पत्नी के माता पिता यहां रह सकें। वे लोग जिन्होंने इस परिवार के लिए कभी कुछ भी योगदान नहीं दिया। लेकिन जैसा मैंने पहले बताया, आंद्रेस कई बातों से अनजान था, और वह एक ऐसी सच्चाई का सामना करने वाला था जिसकी उसे कल्पना भी नहीं थी। दूरी अचानक नहीं आई। यह एक धीमी और चुपचाप रुकावट की तरह थी, जिसे शुरुआत में आप महसूस नहीं करते, लेकिन समय के साथ यह पूरी संरचना को सड़ाने लगती है। शादी के बाद बदलाव धीरे धीरे शुरू हुए। जब वे दोपहर के खाने के लिए आते, पेट्रिसिया हमेशा जल्दी जाने का कोई न कोई बहाना ढूंढ लेती। हमें कुछ खरीदारी करनी है, बच्चे थके हुए हैं, या कोई और वजह। मैं समझदार बनने की कोशिश करता रहा। मैं जानता था कि सभी बहुएं अपने ससुराल के साथ घुलना मिलना पसंद नहीं करती, और उम्मीद करता था कि समय के साथ रिश्ता सुधरेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पेट्रिसिया ने मुझे इस घर में भी असहज महसूस कराने का एक खास तरीका निकाला। जब मेरे पोते पोतियों के जन्मदिन करीब आते, तो मैं उनके लिए ध्यान से उपहार चुनता। कपड़े जो उन्हें सूट करे, या खुद बनाए खिलौने, जैसे वह लकड़ी का घोड़ा जिसे मैंने बड़ी मेहनत से तराशा था। मैं हफ्तों तक अपनी कार्यशाला में उस पर काम करता, उसे रंगता, हर डिटेल का ध्यान रखता। बच्चा उसे पाकर खुश हुआ, लेकिन पेट्रिसिया ने उस इशारे को मानने के बजाय उसे बहुत ही साधारण बताकर नकार दिया, और उसने बच्चे को अन्य खिलौनों के साथ खेलने को कहा। उन शब्दों ने मुझे गहरा आघात पहुंचाया, और भी ज्यादा क्योंकि पहले जो मेरा बचाव करता था, यानी आंद्रेस, अब चुप रहना शुरू कर दिया था। उसने यहां तक कहा, पापा परेशान मत होइए, हमने उन्हें उनकी सारी जरूरतें पूरी कर दी हैं। जैसे मेरी मेहनत बेकार थी, जैसे मेरे उपहार बोझ थे। रविवार की मुलाकातें संक्षिप्त हो गईं। वे देर से आते, जल्दी खाते और 3 बजे से पहले चले जाते। मैं बड़े उत्साह से खाना बनाता, मानो पूरी सेना के आने की तैयारी हो, लेकिन खाना बिना छुए रह जाता। पेट्रिसिया बहाना बनाती कि बच्चे कम खाते हैं, लेकिन मैं जानता था कि ऐसा नहीं था। उन्हें वह खाना बहुत पसंद था जो मैं बनाता था। जल्दबाजी में जाने वाली वही थी। फिर आरंभ हुई रद्द करने की बातें। हर हफ्ते नई नई बहाने। पेट्रिसिया को सिर दर्द, बच्चों को जुकाम, परिवार के साथ कोई जरूरी काम। मैं हफ्ते में आंद्रेस को फोन करता निमंत्रण देने के लिए, और वह हमेशा कहता कि वे व्यस्त हैं और बाद में बताएंगे।
लेकिन वह सूचना कभी नहीं आई। एक दिन पुरानी यादों के चलते मैंने खुद जाकर उन्हें देखना तय किया। मैं उन्हें आश्चर्यचकित करना चाहता था। उम्मीद से दरवाजा खटखटाया, लेकिन जब वह खुला तो पेट्रिसिया ने मुझे ऐसे देखा जिसे मैं भूल नहीं सकता। क्या सरप्राइज है एडुआर्डो, उसने कहा, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे स्वागत ना हो। उसने बताया कि आंद्रेस नहीं है, काम पर गया है, जबकि यह शनिवार की दोपहर थी। तभी मैंने अपने पोते पोतियों को आंगन में खेलते सुना। वे मुझे देखकर खुशी से दौड़े और दादा चिल्लाए, लेकिन उनकी मां ने तुरंत उन्हें आवाज लगाई जो हजारों शब्दों से ज्यादा कुछ कह रही थी। बच्चों, अंदर आओ, तुम्हें सर्दी लग जाएगी। पेट्रिसिया ने दरवाजे से चिल्लाया, जबकि पूरा गर्मी का मौसम था और सूरज अभी भी तेज था। मैं दरवाजे पर खड़ा रह गया जैसे कोई अनचाहा विक्रेता। उसने मुझे अंदर आने का न्योता नहीं दिया, पानी का गिलास तक नहीं दिया। जब आंद्रेस वापस आएगा तो कह दूंगी कि आप आए थे, यही उसने दरवाजा बंद करने से पहले कहा। मैं भारी मन से बस स्टॉप की ओर चला, ऐसा महसूस करते हुए जैसे कोई बेघर कुत्ता। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि पेट्रिसिया के लिए मैं उसके बच्चों का दादा नहीं था, न ही उसके पति का पिता। मैं बस एक असहज मौजूदगी था। लेकिन सबसे ज्यादा चोट मेरी ज़बां पर आंद्रेस की चुप्पी ने लगाई। उसने कभी फोन करके यह नहीं पूछा कि मैं क्यों आया, या मुझसे माफी नहीं मांगी कि मुझे कैसे ट्रीट किया गया। उसने ऐसे काम किया मानो कुछ हुआ ही ना हो, जैसे मेरी मुलाकात कभी हुई ही ना हो। क्रिसमस भी बदल गए। गले लगाकर और हंसते हुए होने वाली बैठकों की जगह अब ठंडी और संक्षिप्त मुलाकातें होने लगीं। वे केवल औपचारिकता के लिए आते, लगभग 1 घंटे के लिए। बच्चे जल्दी से उपहार खोलते और चले जाते। हमेशा एक ही बहाना, हमें पेट्रिसिया के परिवार के साथ डिनर करना है। मुझे कभी उन मौकों पर नहीं बुलाया गया। मुझे उनके क्वान सर्कल में शामिल नहीं किया गया। जब मेरी उम्र 70 साल हुई, मैंने पुराने जमाने की तरह घर साफ किया, अपने हाथों से केक बनाया और जश्न के लिए पेय खरीदे। मैंने सारा दिन खिड़की से बाहर देखते हुए इंतजार किया और शाम को आंद्रेस ने फोन किया, जन्मदिन मुबारक हो पापा। माफ करना, हम नहीं आ पाए, कुछ समस्या हो गई थी। उसने कुछ नहीं बताया, न कोई वजह दी। उस रात मैं अकेले ही खाना खाया, उन तस्वीरों के सामने जो उस दिन की थीं जब वह बच्चा था और इसी घर में मेरी मदद करता था सीमेंट मिलाने में, जिसे अब वह छोड़ने को कह रहा था। मैं उन यादों के सामने बैठा सोच रहा था कि एक पिता के रूप में मैंने कहां गलती की। कब मैं अपने बेटे के लिए इतना अहम नहीं रह गया। 3 साल बाद वही बेटा जो मिलने का वक्त नहीं निकाल पाता था, जो एक शाम भी मेरे साथ बिताने को तैयार नहीं था, अब आकर कह रहा था कि मुझे अपना घर छोड़ देना चाहिए ताकि उसके ससुराल वाले, जिन्हें उन दीवारों के पीछे की मेहनत का पता भी नहीं था, यहां बस सके। आंद्रेस को पता नहीं था कि मेरी जिंदगी का बहुत कुछ उसे पता नहीं था। ऐसे राज जो मैंने कभी इसलिए नहीं छिपाए थे कि मैं बुरा था, बल्कि इसलिए कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे अपनी ही नस्ल से बचाव करना पड़ेगा। लेकिन अब वे राज सब कुछ बदलने वाले थे। यही वह हिस्सा है जिसे उसने कभी सोचा भी नहीं था। जब वह सोचता था कि मैं केवल एक पेंशन पर निर्भर वृद्ध व्यक्ति हूं, तब हकीकत बिल्कुल अलग थी। मैंने ऐसे फैसले लिए थे जो उसने कभी किसी से उम्मीद नहीं की थी, क्योंकि भले ही मैं विश्वविद्यालय नहीं गया, मैंने जीवन में एक अहम बात सीखी थी। कड़ी मेहनत से तुम्हें जीने के साधन मिलते हैं, लेकिन होशियारी से काम करने से तुम्हें आजादी मिलती है। अपने राजमिस्त्री के वर्षों में मैंने देखना और सुनना सीखा, और 20 साल पहले जब मैं एक बड़े निर्माण कार्य पर काम कर रहा था, मैंने कई इंजीनियरों को हमारी शहर को राजधानी से जोड़ने वाली एक हाईवे के बारे में बात करते सुना। यहां वहां की बातें, दिन के अंत में मेरी साफ की हुई मेजों पर पड़े नक्शे। कई साथी कहते थे कि यह सिर्फ अफवाहें हैं, ऐसी वादें जो पूरी नहीं होंगी, लेकिन मैंने देखा था कि कैसे ये बातें कभी कभी सच बन जाती हैं। मैं शहर के आसपास के इलाकों में घूमने लगा, खाली जमीनों के बीच चलता, कीमत पूछता, पुराने और नए नक्शे देखता, और मुझे वो मिला जो मैं ढूंढ रहा था। कई प्लॉट जो नई हाईवे के रास्ते पर थे, वे सस्ते थे, दूर दराज के, और किसी को पसंद नहीं थे, लेकिन मैं वह देख पा रहा था जो दूसरों ने नहीं देखा। 2 साल तक मैं जो भी पैसा कमाता था बचाता था। नई कपड़े नहीं खरीदे, फर्नीचर नहीं बदला, बाहर खाना नहीं गया,
मर्सिडीज कभी कभी मुझे देखते हुए कहती कि मैं कंजूस हो रहा हूं, लेकिन मैं सिर्फ मुस्कुराकर जवाब देता, मुझ पर भरोसा करो जान, मैं यह सब अंद्रेस के भविष्य के लिए कर रहा हूं। मैं यह बात बार बार खुद से दोहराता था जब भी मैं एक और नोट बचाता था। जब अंततः मैंने पर्याप्त पैसे जमा कर लिए तो मैंने 3 जमीन के टुकड़े खरीदे जो शहर से दूर, बिना किसी बुनियादी सुविधाओं के, झाड़ियों से भरे और पूरी तरह से दुनिया से भूले हुए थे। पड़ोसी जल्दी ही मेरी आलोचना करने लगे। एडवार्डो, तुमसे बड़ी चाल चली गई, ये जमीनें घास भी उगाने के काम की नहीं है, वे कहते। लेकिन मेरे पास एक ऐसी दृष्टि थी जो वे समझ नहीं पाते थे। मैंने कागजात एक तिजोरी में छुपा दिए, जिसे मैंने सावधानी से अपने शयनकक्ष में छिपाया, और मैं इंतजार करता रहा। साल बीतते गए और हाईवे का प्रोजेक्ट सरकारी दफ्तरों और लंबी प्रक्रियाओं के बीच धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। इस बीच मैं हर रुपए को अनुशासन के साथ एक बैंक खाते में जमा करता था जो मैंने मर्सिडीज को बताए बिना खोला था। इसे छिपाने के लिए नहीं, बल्कि इसीलिए क्योंकि मैं एक बड़ा सरप्राइज देना चाहता था जब सब कुछ पूरा हो जाए। मेरा सपना था कि एक दिन बैंक से लौटते हुए मैं उसे गले लगाकर कहूं, मेरी जान, हमने कर दिखाया, अब हम गरीब नहीं रहे, अंद्रेस जहां चाहे पढ़ सकेगा और हमारी बुढ़ापे में कोई चिंता नहीं होगी। लेकिन वह पल कभी नहीं आया। मर्सिडीज जाने से पहले मैंने उसे यह सच्चाई नहीं बताई। वह इस बात को जाने बिना चली गई कि उसका पति, वह राजमिस्त्री जिसकी हथेलियां खुरदरी थीं, ने भविष्य पर दांव लगाया और जीत हासिल की। उस सफलता को उसके साथ साझा न कर पाना मेरी सबसे बड़ी पीड़ाओं में से एक रही। जब अंद्रेस ने इंजीनियर की डिग्री हासिल की तो मैं उसे सब कुछ बताने वाला था। सोचा यह सही समय होगा, लेकिन फिर मैंने सोचा कि पहले वह अपना परिवार बनाए, फिर उसे यह उपहार एक जीवित विरासत के रूप में दूं, एक मौन प्रेम का इशारा। मैं कितना गलत था। 5 साल पहले जब हाईवे का निर्माण आधिकारिक रूप से घोषित हुआ तो जमीनों के दाम तेजी से बढ़ने लगे। जो मैंने सस्ते दामों में खरीदा था उसकी कीमत अब करोड़ों में थी। क्षेत्र की कंपनियां मुझे फिल्मी प्रस्तावों के साथ कॉल करने लगीं, लेकिन मैंने बिक्री नहीं की। मैं सही समय का इंतजार कर रहा था जब बेटे के साथ यह खुशी बांटना सार्थक हो। मैं अंद्रेस की प्रतिक्रिया की कल्पना करता था। पापा, मुझे नहीं पता था कि आप इतने दूरदर्शी हैं। मैं चाहता था कि वह मुझ पर गर्व करे, समझे कि मेरी मेहनत बेकार नहीं गई। लेकिन 1 साल पहले एक रियल एस्टेट कंपनी ने मुझे इतना बड़ा ऑफर दिया कि मेरा दिल लगभग रुक गया। वह रकम मुझे सचमुच करोड़पति बना रही थी। मैं वही आदमी जो इस शहर आया था बिना एक पैसा लिए, जिसने अपने हाथों से अपने बेटे का घर बनाया। लेकिन मैंने स्वीकार नहीं किया। मैंने इंतजार जारी रखा जब तक वह पल आया, लेकिन जैसा मैंने सोचा था वैसा नहीं। यह कोई पारिवारिक जश्न नहीं बल्कि विश्वासघात था। मेरा बेटा, जिसके लिए मैंने यह सब किया, मुझसे कह रहा था कि मैं अपने जीवन के घर को छोड़ दूं ताकि उसके ससुराल वाले वहां रह सकें। उस रात क्रोध और दुख के बीच मैंने तिजोरी खोली और कागज निकाले। हर दस्तावेज, हर संपत्ति के कागजात को देखा, बैंक खाते की राशि चेक की। पहली बार मुझे संतुष्टि नहीं हुई, सिर्फ गहरी उदासी हुई, क्योंकि जो कुछ मैंने अपने परिवार के बेहतर भविष्य के लिए रखा था, अब उसे मैं एक बिल्कुल अलग तरीके से इस्तेमाल करने वाला था। और आप मेरी जगह होते तो क्या करते? कुछ ही दिनों में अंद्रेस कभी मिलने नहीं आता था, लेकिन अब रोज आने लगा। लेकिन वह अकेला नहीं आता था। वह पेट्रिसिया, बच्चों और अपने ससुराल वालों को लेकर आता। यह एक चुपचाप हुई घरेलू तबादले जैसा लग रहा था, जो मुलाकातों के रूप में छुपा था। पहली बार जब वे ससुराल वालों के साथ आए, वह ठीक 3 दिन बाद था जब उन्होंने मुझे कहा था कि मुझे जाना होगा। वे जैसे घर को पहचानते ही नहीं थे। घंटी बजाई। अंद्रेस, जो 2 दशकों से उसका घर था, मुझे डॉन रोबर्टो और दोन्या कार्मेन से ऐसे मिलवा रहा था जैसे कोई घर बेच रहा हो, न कि मुझे बेदखल कर रहा हो। दोन्या कार्मेन नकली मुस्कान के साथ घर के कोनों का दौरा कर रही थी। वह सामान्य मुस्कान जिसमें लालच छुपा होता है। क्या प्यारा घर है एडवार्डो, वह कहती, लेकिन उसकी आंखें मुझ पर नहीं थीं। वह हर चीज, हर विवरण का निरीक्षण कर रही थी। डॉन रोबर्टो सीधे सीधे सवाल करने लगा, जैसे वह घर का मूल्यांकन कर रहा हो। यह कितने वर्ग मीटर का है?
बिजली का सिस्टम नया है, छत से पानी तो नहीं रिसता। वे ऐसा बात कर रहे थे जैसे मैं वहां से बाहर हो चुका हूं। सबसे अजीब था अंड्रेस का व्यवहार। अचानक वह पहले से भी ज्यादा ध्यान देने वाला हो गया। पापा, क्या आप माटे चाय चाहेंगे? कहीं दर्द तो नहीं? आप आरामदायक हैं। उसकी यह अचानक की गई दयालुता स्नेह नहीं थी, यह एक चाल थी। मुझे यह तुरंत समझ आ गया। पेट्रिसिया, जो मुझसे अक्सर बस जरूरी बातें ही करती थी, अब मुझे मीठी मुस्कान और नरम शब्दों से लुभा रही थी। एडवार्डो, आप तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। बाजार से कुछ लाऊं? बच्चे, मेरे पोते पोतियां उलझन में थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनका खेल और नाश्ते का घर अब ऐसा क्यों लग रहा है जैसा कोई योजना हो जिसे वे नहीं समझ पा रहे। दादा, क्या सच है कि आप कहीं और रहने जा रहे हो? मेरा बड़ा पोता मुझसे बचपने वाली मासूमियत से पूछता। मैं बिना कुछ कहे रह गया। आप कैसे एक बच्चे को समझाएंगे कि उसका अपना पिता ही दादा को उस घर से निकाल रहा है जिसे दादा ने खुद बनाया था? इससे पहले कि मैं जवाब दे पाता, अंड्रेस ने शांतिपूर्ण आवाज में कहा, दादा एक ऐसी जगह जाएंगे जहां उनकी बेहतर देखभाल होगी, जहां वे अपनी उम्र के लोगों के साथ होंगे। अपनी उम्र के लोग? जैसे मैं कोई बच्चा हूं जिसे खेलने के लिए साथी चाहिए। वह हफ्ता अजीब था। अचानक वे उपहार और देखभाल लेकर आने लगे। अंड्रेस नई शर्ट लेकर आया। मैंने इसे देखा और पापा तुम्हारे बारे में सोचा, उसने कहा। पेट्रिसिया ने मिठाई लाई। खाने के बाद तुम्हारे लिए कुछ मीठा, एडवार्डो। यहां तक कि बच्चे मुझे स्कूल में बनाए चित्र भी देते। ये तुम्हारे लिए है दादा, ताकि तुम हमें न भूलो, वे मुस्कुराते हुए कहते। सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन मैं धोखा नहीं खा रहा था। इतने समय तक मुझे नजरअंदाज करने के बाद अब वे झूठे प्यार के साथ आ रहे थे, क्योंकि वे चाहते थे कि मैं बिना विरोध किए चला जाऊं। वे चाहते थे कि मैं इसे अपनी समझदारी और इच्छा से हुई निर्णय मान लूं। एक दोपहर जब वे सब चले गए, अंड्रेस अकेले मेरे साथ रहा। वह उस पुरानी कुर्सी पर बैठा जहां मर्सिडीज और मैं चुपचाप माटे पीते थे। पापा, हमें बात करनी है, उसने शुरू किया, वह नरम लहजा अपनाते हुए जिसका वह हमेशा इस्तेमाल करता था जब कुछ मनाना होता था। मुझे पता है यह मुश्किल है, लेकिन हम सचमुच सोचते हैं कि यह तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है। वह शांत आवाज में बोलता रहा, ऐसे कारण गिनाते हुए जो उसे तार्किक लगते थे। अब तुम जवान नहीं हो, और अगर एक दिन तुम गिर गए और कोई पास नहीं था, और अगर रात को तुम्हें कुछ हो गया, यहां जेरियाट्रिक में तुम्हारी अच्छी देखभाल होगी, नर्सेस हर समय मौजूद रहेंगी। ये कहते हुए मैं उसे सुन नहीं रहा था। उसके शब्द मेरे कान से गुजर रहे थे। मैं उसे देख रहा था और उसकी उस चेहरे को तलाश रहा था जो कभी उस बच्चे जैसा था, जो मेरे लिए काम की औजार लाता था, जो इंजीनियर बनकर रोते हुए मुझे गले लगा था, जो मर्सिडीज के जाने पर टूट गया था। लेकिन नहीं, मेरे सामने एक अजनबी आदमी था। और भी, उसने जोड़ा, पेट्रिसिया के माता पिता के अब रहने के लिए कहीं नहीं है। उन्होंने अपना फ्लैट बेच दिया है और किराया नहीं दे सकते। तुम जानते हो कि आर्थिक हालत कैसी है। यही मैंने सबसे कठिन बात समझी। अंद्रेस मुझसे अनुमति नहीं मांग रहा था, वह मुझे सूचना दे रहा था। फैसला पहले से ही हो चुका था। वह सिर्फ चाहता था कि मैं बिना हंगामा किए इसे स्वीकार कर लूं। उसने मेरा कंधा पकड़ लिया, जैसे बचपन में करता था जब कुछ गलत करता था, और चाहता था कि मैं उसे माफ कर दूं। तुम हमेशा समझदार रहे हो पापा, तुम हमेशा परिवार को खुद से पहले सोचते हो। परिवार पहले? क्या विडंबना है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी परिवार को पहले रखा। मैंने कड़ी मेहनत की, बलिदान दिए, सपने छोड़े, सब उनके लिए। और अब वे मुझसे वही मांग रहे थे। लेकिन मुझे घर से निकालने के लाइस। मैंने उसकी आंखों में देखा और सरलता से कहा, ठीक है बेटे, मैं वो करूंगा जो तुम कहते हो। उसका चेहरा खिल उठा। उसने मुझे गले लगा लिया। मुझे पता था कि तुम समझ जाओगे। तुम दुनिया के सबसे अच्छे पिता हो। कितनी क्रूर बात थी जो मुझे मेरे ही घर से निकालते वक्त कही गई। उसी रात जब घर फिर से खामोश हो गया, मैंने फिर से अपनी तिजोरी खोली। मैंने जमीन के कागजात, बैंक स्टेटमेंट, करोड़ों की प्रॉपर्टी की ऑफर फिर से देखी, और मैंने अपनी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण फैसला लिया। अगर मेरा बेटा सोचता था कि मैं एक कमजोर बूढ़ा हूं, बिना साधन और विकल्पों के, तो वह बहुत गलत था। अगर मेरा बेटा सोचता था कि वह मेरे साथ दिखावटी प्यार और बिना आत्मा के तोहफों से मन बहला सकता है,
तो उसे नहीं पता था कि वह किससे निपट रहा है, और अगर वह सोचता था कि वह मेरी घर को जैसे तैसे हड़प सकता है तो उसे जिंदगी का सबसे सख्त सबक मिलने वाला था। अगली सुबह 8 बजे मैंने फोन उठाया और उस रियल एस्टेट कंपनी को कॉल किया जो मेरी जमीन खरीदने के लिए इतने समय से परेशान कर रही थी। नमस्ते, मैं एडुआर्डो रामिरेज बोल रहा हूं। क्या आपको याद है वो ऑफर जो आपने हाईवे के पास जमीनों के लिए दिया था? मैं इसे स्वीकार करता हूं, लेकिन एक शर्त के साथ। मैं चाहता हूं कि यह सौदा इस हफ्ते बंद हो जाए। दूसरी तरफ चुप्पी छा गई। उन्होंने कहा कि यह लगभग असंभव है, बहुत सारे कागजी काम, दस्तखत, कागजात। ध्यान से सुनो, मैंने कहा, एक ऐसी दृढ़ता के साथ जो मुझे खुद पता नहीं थी कि मेरे अंदर है। वे जमीनों के लिए वे मुझे 1 साल से परेशान कर रहे हैं। अगर आप सच में चाहते हो तो आपके पास 5 दिन हैं, नहीं तो मैं दूसरी कंपनी से संपर्क करूंगा। यह काम कर गया। 2 घंटे बाद उन्होंने मुझे वापस कॉल किया। वे 5 दिन में सब कुछ बंद कर सकते थे। मेरी दूसरी कॉल बैंक को थी। मैं अपना सारा पैसा निकालना चाहता हूं और एक नए बैंक में नए खाते में ट्रांसफर करना चाहता हूं, मैंने कहा। बैंक का युवक मुझे समझाने की कोशिश करने लगा। सर, क्या आप सुनिश्चित हैं? यह बहुत पैसा है, हम इसे बेहतर निवेश कर सकते हैं। मैं 73 साल का हूं, मैंने दृढ़ता से कहा, और मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कॉल तीसरी थी। मैंने एक पुराने जानकार, एक वकील का नंबर डायल किया जो हमारे कई निर्माण कार्यों में साथ काम कर चुका था। डॉक्टर मोरिस, मैंने कहा, मुझे आपकी मदद चाहिए। यह पारिवारिक मामला है, बहुत संवेदनशील। मैंने सब कुछ बताया कि मेरा अपना बेटा मुझे मेरे घर से निकालना चाहता है, कि वह मुझे अपने ससुराल वालों से बदल रहा है, कि वह सोचता है मैं एक कमजोर बूढ़ा हूं। जब मैं खत्म हुआ तो वकील कुछ देर चुप रहा और फिर बोला, डॉन एडुआर्डो, कानूनी तौर पर आपका बेटा आपको आपके घर से नहीं निकाल सकता। आप ही इसके एकमात्र मालिक हैं। मुझे पता है, मैंने जवाब दिया, लेकिन मैं मुकदमा नहीं चाहता। मुझे कागजात नहीं चाहिए। मैं उसे एक ऐसा सबक देना चाहता हूं जिसे वह कभी न भूले। मैंने उसे जमीनों और वर्षों से चुपके से बचाए पैसों के बारे में बताया। वह आश्चर्यचकित होकर सुन रहा था। आप वह साधारण आदमी नहीं हैं जिसे सब समझते हैं, डॉन एडुआर्डो। नहीं, डॉक्टर, और मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा यह सबसे दर्दनाक तरीके से जाने। उस हफ्ते मैंने ऐसे किया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अंद्रेस अपनी परिवार के साथ आता रहा। नकली मुस्कानें, खरीदा हुआ प्यार। वे योजना बनाते, बात करते, जब मैं नहीं रहूंगा। मैंने पेट्रिसिया को फोन पर यह कहते भी सुना, हाँ, लगभग सब कुछ तैयार है। बूढ़ा अगले हफ्ते चला जाएगा। हम थोड़ा रेनोवेट करेंगे और यह शानदार लगेगा। रिनोवेट, उसने कहा। मेरा घर, मेरा आशियाना, मेरी कहानी। एक दिन अंद्रेस जेरियाट्रिक का एक फ्लायर लेकर आया। देखो पापा, वहां गतिविधियां हैं, टीवी रूम है, नर्सेस 24 घंटे मौजूद हैं। वह ऐसे बोल रहा था जैसे मुझे छुट्टियां देने का प्रस्ताव दे रहा हो। और इसकी कीमत क्या है, मैंने पूछा। चिंता मत करो, उसने कहा, आपकी पेंशन और मेरा थोड़ा योगदान मिलाकर यह कवर हो जाएगा। मेरी पेंशन, मुझे मेरे घर से निकालना और फिर मेरे पैसे से उसका खर्च उठाना, यह तो हद थी। गुरुवार को जमीन बेचने के 3 दिन पहले वह एक सूटकेस लेकर आया। पापा, मैंने ये चीजें लाई हैं ताकि आप अपनी चीजें रखना शुरू कर सकें। मैं मदद करूंगा तय करने में कि क्या लेना है, क्या छोड़ना है, मैंने पूछा। अच्छा, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स, वे यहीं रहेंगे। आप जरूरी सामान ले सकते हैं, बाकी हम संभाल लेंगे। हम संभाल लेंगे, उसने कहा। वे मेरी चीजें संभालेंगे जबकि मैं एक कमरे में अन्य बुजुर्गों के साथ रहूंगा। उस रात बहुत समय बाद मैंने सच में मुस्कुराया, क्योंकि मैं कुछ जानता था जो वे नहीं जानते थे। जो आने वाला था वह सब कुछ बदल देने वाला था। शुक्रवार मेरे जीवन के सबसे गहरे और व्यस्त दिनों में से एक था। सुबह सुबह मैं बैंक गया और पुष्टि की कि जमीन की बिक्री का ट्रांसफर पूरा हो चुका है। खाते में राशि देखकर ऐसा लगा जैसे सपने देख रहा हूं। यह राशि मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यह पैसा एक साधारण मिस्त्री को मालामाल आदमी में बदल रहा था। दोपहर को अंड्रेस, पेट्रिशिया और बच्चे आए। पापा, कल बड़ा दिन है, अंड्रेस ने कहा। घर में सब तैयार है।
वे आपको ठीक 10 बजे मिलेंगे। मेरी पोती ने मुझे जोर से गले लगाया और फुसफुसाई, दादा, हमें आपकी बहुत याद आएगी। और उसी समय मुझे पता चल गया, जो लोग सच में मेरी गैर मौजूदगी महसूस करेंगे वे वहीं थे। चिंता मत करो, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। दादा बहुत दूर नहीं जाएगा। अंद्रेस पूरी तरह समझ न पाकर सिर हिलाया। बिल्कुल पापा, हम हर हफ्ते आपको देखने आएंगे। वही हफ्ते जो सालों से कभी नहीं आए। उस रात मैंने जरूरी सामान एक छोटे सूटकेस में रखा, नहीं कि मैं घर छोड़कर जेरियाट्रिक जा रहा था, बल्कि क्योंकि मेरा मन में एक और मंजिल थी। एक ऐसा फैसला जो बहुत जल्द मेरे बेटे को हैरान कर देगा। सोने से पहले मैंने घर के हर कोने में घूमा। वह घर जो मैंने अपने हाथों से बनाया था, परिवार के भविष्य के लिए सोचा था। वह घर जहां से मुझे बेरहमी से निकाल दिया जा रहा था ताकि कोई और मेरा स्थान ले सके। मैं जानता था कि अगले दिन कुछ भी वैसा नहीं रहेगा। शनिवार को मैं जल्दी उठा, उतावली में नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि बहुत काम था। 7 बजे मैंने वकील को फोन किया। डॉक्टर, आज हम योजना सक्रिय करते हैं। सब कुछ तैयार है डॉन एडुआर्डो। दस्तावेज साइन हो चुके हैं, खाते सही हैं, बस आपके आदेश का इंतजार है। परफेक्ट, 10:30 बजे कॉल करें। फिर मैंने अपनी बहन रोजा को फोन किया, जो राजधानी में रहती है। आखिरी पारिवारिक बैठक के बाद, जिसमें अंद्रेस ने मुझे साथ ले जाना तक जरूरी नहीं समझा, हम बात नहीं कर रहे थे। रोजा, मुझे तुमसे एक बड़ी बात करनी है। क्या मैं कुछ दिन तुम्हारे यहां रह सकता हूं? मैं सब कुछ व्यक्तिगत रूप से समझाऊंगा। उसने 1 सेकंड भी नहीं सोचा। यह घर हमेशा तुम्हारा रहेगा भाई, जब चाहो आ जाना। 8:30 बजे दरवाजा बजा। अंद्रेस अपने परिवार के साथ था। नमस्ते पापा, क्या सब तैयार है? हाँ बेटे, सब ठीक है। मैंने अपने पोते पोतियों को देखा और दिल भारी हो गया। वे किसी बात के लिए दोषी नहीं थे। बच्चों, दादा आप सबको पूरे दिल से प्यार करते हैं, कभी इसे मत भूलना, चाहे कुछ भी हो जाए। पापा, ऐसा मत कहो, अंद्रेस ने जवाब दिया। जेरियाट्रिक सिर्फ 20 मिनट दूर है, यह दुनिया का अंत नहीं है। 9:30 बजे मूविंग ट्रक आया। उसके साथ ससुराल वाले भी आए, जैसे उनका यह घर रहा हो। डॉन रोबर्टो जैसे मालिक की तरह आदेश दे रहा था, वह सोफा खिड़की के पास रखना, उस मेज का ध्यान रखना। मेरे पापा अभी नहीं आए हैं, अंद्रेस ने कहा, लेकिन आप कुछ सामान व्यवस्थित करना शुरू कर सकते हैं। मैं उस सोफे से देख रहा था जो आधी जिंदगी का साक्षी था, जहां मैं अखबार पढ़ता था, जहां मैंने बेटे को उसकी असफलताओं पर गले लगाया था, जहां मर्सिडीज ने आखिरी दिन बिताए थे। ठीक है पापा, अंद्रेस ने ठीक 10 बजे कहा, अब हमें जाना होगा। हाँ बेटे, अब समय है। मैंने अपना छोटा सूटकेस उठाया और दरवाजे की ओर बढ़ा। मैंने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा कि दादा करीम एक भद्दा चित्र लगा रही थी ठीक उसी जगह जहां पहले मेरी पत्नी की तस्वीर थी। अलविदा घर, मैंने धीरे से कहा। जेरियाट्रिक तक के सफर में अंद्रेस बोलता रहा, पापा आपको यहां बहुत पसंद आएगा। यहां कार्यशालाएं हैं, अच्छा खाना है और नर्सेस दिन भर रहती हैं। इसके अलावा बाकी बुजुर्ग बहुत दोस्ताना हैं। बाकी बुजुर्ग, जैसे मैं उनमें से एक भूल गया हूं। हम 10:25 बजे पहुंचे। भवन ठंडा था, धूसर दीवारों और संकीर्ण खिड़कियों वाला। वह तस्वीरों जैसा बिल्कुल नहीं था जो उसने मुझे दिखाए थे। तो पापा, हम यहां हैं। हां बेटे, हम यहां हैं। मैं अपने सूटकेस के साथ उतरा। अंद्रेस पार्किंग ढूंढ रहा था, तभी मेरा फोन बजा। डॉन एडुआर्डो, यहां डॉक्टर मोरेस बोल रहे हैं। कॉल्स हो चुकी हैं, दस्तावेज आ रहे हैं, 30 मिनट में पहुंचेंगे। परफेक्ट डॉक्टर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने कॉल बंद की। तभी अंद्रेस मुस्कुराते हुए वापस आया। सब ठीक है पापा, किससे बात कर रहे थे? कोई खास बात नहीं बेटे, चलो अंदर चलते हैं। और हम अंदर गए। लेकिन उसे पता नहीं था कि यह दिन मेरी बेदखली की शुरुआत नहीं था, बल्कि उसके लिए एक बड़ा सबक शुरू होने वाला था। उस जगह में गंध इतनी तेज थी, कीटाणुनाशक की तीखी खुशबू मिली हुई थी, पुरानी गर्म की हुई खाने की महक से। एक नर्स ने हमें एक नकली मुस्कान के साथ स्वागत किया और उसके हाथ में एक फॉर्म्स से भरी फाइल थी। आप श्री रामिरेज होंगे, आपका स्वागत है। आपके बेटे ने हमें आपकी पूरी स्थिति बता दी है। मेरी स्थिति, मैंने सोचा, जैसे मैं सिर्फ किसी फॉर्म में एक नंबर हूं। नर्स अंद्रेस को यहां आने के नियम,
दवाइयों और विजिट के समय समझा रही थी, और मैं अपने फोन में वह संदेश भेज रहा था जो कई दिनों से लिख रहा था। यह मेरे पड़ोसियों, पुराने साथी, कामगारों और मोहल्ले के परिचितों को था। संदेश था, आज मेरा बेटा मुझे एक नर्सिंग होम में भर्ती करा दिया ताकि उसके ससुराल वाले मेरे घर में रह सकें। जो वह नहीं जानता, मैं करोड़पति हूं। 30 मिनट में वह यह जान जाएगा। अपने फोन पर ध्यान रखें। मैंने फोन शांति से बंद किया और अंद्रेस की ओर देखा, जो नर्स से बात कर रहा था, जैसे सब कुछ ठीक हो। अंद्रेस, मैंने कहा, तुम्हें कुछ जानना जरूरी है। वह अपनी नकली चिंता भरी मुस्कान लेकर आया जो उसने पूरे हफ्ते पहनी थी। क्या हुआ पापा? क्या आप बीमार हो? नहीं बेटे, मैं पहले से बेहतर महसूस कर रहा हूं, पर तुम्हें अपने पिता के बारे में कुछ बातें पता नहीं है। क्या बातें? उसने हैरानी से पूछा। घड़ी देखो, 10:55 बज रहे थे। 5 मिनट में सब कुछ बदलने वाला था। तुम सोचते हो मैं एक बूढ़ा हूं जिसके पास संसाधन नहीं है, जिसे अपने बेटे की दया स्वीकार करनी पड़ती है। ऐसा मत कहो पापा, ये प्यार है, परिवार है। परिवार का प्यार? अंद्रेस, 3 साल से तुम घर नहीं आए जब तक तुम मुझसे कुछ न मांगो या बहाने न बनाओ। तुम्हारे बच्चे दूसरे दादाओं दादियों को मुझसे ज्यादा देखते हैं, और अब तुम मुझे मेरे घर से निकाल रहे हो ये कहते हुए कि ये सब प्यार के लिए है। पापा, ऐसा नहीं है। मुझे बोलने दो बेटे, तुम्हें कुछ जानना जरूरी है। ठीक उसी वक्त मेरा फोन बजा। 11 बजे थे। डॉन एडुआर्डो, मैं डॉक्टर मोरेस हूं। सारे दस्तावेज दे दिए गए हैं। तुम्हारे बेटे के पास अभी होंगे। मैंने फोन काटा और सीधे अंद्रेस को देखा। बेटा, तुम्हारे घर कुछ कागजात छोड़े गए हैं, पढ़ने के लिए जाना। अंद्रेस ने भौहें तानी, उलझन में, जैसे बचपन में होमवर्क समझ ना आ रहा हो। कौन से कागजात? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। वापस घर जाओ, पढ़ो, और अगर बाद में बात करनी हो तो मैं यहां हूं। पापा, आप मुझे डराते हो। क्या किया आपने? नर्स हमें देख रही थी, उलझन में। क्या हुआ? कोई बड़ी बात नहीं, मैंने कहा, पर मेरा बेटा जल्द से जल्द घर जाना चाहता है। अंद्रेस ने फोन निकाला और पैट्रिशिया को कॉल किया। जानू, कोई मैसेंजर आया क्या? क्या तुम्हें मेरे लिए कोई कागजात मिले? दूसरी तरफ पैट्रिशिया की आवाज तेज और घबराई हुई थी। अंद्रेस का चेहरा पीला पड़ गया। कागजात में क्या लिखा है? खोला? थोड़ी देर खामोशी। नहीं, मत खोलो, मैं आ रहा हूं। उसने फोन बंद किया और मुझे ऐसे देखा जैसे किसी अजनबी को देख रहा हो। पापा, आपने क्या किया? वह काम जो मुझे सालों पहले करना चाहिए था बेटे, और बिना अलविदा कहे जल्दी में चला गया, पीछे मुड़े बिना। मैं एक प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठा रहा, शांत, इंतजार करता रहा। नर्स पास आई। क्या मैं आपका कमरा दिखाऊं? अभी नहीं मिस, मैं अपने बेटे के लौटने का इंतजार कर रहा हूं। 1 घंटा बीता, फिर एक और। करीब 1 बजे मेरा मोबाइल बार बार बजने लगा। पहले मेरा पड़ोसी। एडुआर्डो, क्या हो रहा है? तुम्हारा बेटा गुस्से में आया है और ससुराल वाले फिर से ट्रक से सामान उतार रहे हैं। फिर मेरा दोस्त राउल ने कॉल किया। मेरी बीवी ने तुम्हारी बहू को सड़क पर रोते देखा। क्या सच है कि तुम्हें निकाल दिया गया? उसके बाद दुकान वाली महिला ने कहा, डॉन एडुआर्डो, क्या आप ठीक हैं? पूरा मोहल्ला आपके बारे में बात कर रहा है। ये एक बड़ा स्कैंडल है। 2 बजे अंद्रेस अकेले नर्सिंग होम आया, बिना पैट्रिशिया के, बिना बच्चों के। उसका चेहरा फीका और भयभीत था, जैसे किसी भूत को देखा हो। वह चुपचाप मेरे पास बैठा। उसने फोल्डर से कुछ कागजात निकाले और सामने मेज पर रख दिए। पापा, क्या ये सब सच है? जो दस्तावेज उसे मिले थे वे सिर्फ 3 थे। पहला, उन 3 जमीनों का मालिकाना हक जो मैंने 2 दशक पहले खरीदी थी। दूसरा, उसी हफ्ते हुए बिक्री अनुबंध का कॉपी। तीसरा दस्तावेज एक बैंक स्टेटमेंट था जिसमें दिखाया गया था कि मेरी नई खाता में अब कितना पैसा था। हाँ बेटे, मैंने कहा, यह सब सच है। पापा, ये जमीनें, आपके पास ये सब था? हाँ अंद्रेस, वो बूढ़ा बेकार पिता जिसे तुमने नर्सिंग होम में भेज दिया, वो करोड़पति निकला। वह चुपचाप कागजों को देखता रहा, जैसे कोई ऐसा भाषा पढ़ने की कोशिश कर रहा हो जिसे उसने कभी नहीं सीखा। पापा, मैं नहीं जानता था। जरूर नहीं जानता, क्योंकि तुम्हें कभी जानने में दिलचस्पी ही नहीं थी।
इतने सालों में क्या कभी तुमने पूछा कि मुझे कुछ चाहिए? क्या कभी सोचा कि शायद मेरे पास संसाधन है, मेरी जिंदगी में कुछ और भी है जो तुम सोचते थे? पर पापा, आपने कभी क्यों नहीं बताया? क्योंकि मैं इसे एक सरप्राइज के रूप में रखना चाहता था। मेरा इरादा तुम्हें यह विरासत में देना था। जब मैं नहीं रहूंगा, तुम वो तिजोरी खोलोगे, सब देखोगे और सोचोगे, मेरा पिता जितना समझदार लग रहा था उससे कहीं ज्यादा था। उस समय उसकी आंखों में आंसू आ गए, पर मैंने अपनी निर्णय पहले ही ले लिया था। तुमने जो किया उसके बाद सब कुछ बदल गया, मैंने कहा। क्या मतलब? उसने घबराकर पूछा। मैंने अपनी जेब से एक और कागज निकाला। यह दस्तावेज मैंने वकील मोरिस के साथ साइन किया है। मैंने अपनी दौलत का 70% ऐसे कामों को देने का फैसला किया है जो सच में जरूरतमंद है। बुजुर्गों के घर, बच्चों के भोजनालय, बेघर लोगों के आश्रय। और बाकी? वह कांपती आवाज में पूछा। बाकी 30% मेरे पोते पोतियों के लिए होगा, लेकिन एक ट्रस्ट में जिसे वे 25 साल की उम्र तक छू नहीं पाएंगे, और एक ही शर्त के साथ कि वे मुझसे कम से कम महीने में एक बार मिलने आए जब तक मैं जिंदा हूं। अंद्रेस ने अपने चेहरे को हाथों से छिपा लिया। और मैं पापा, मेरे लिए क्या बचा? जो तुमने खुद चुना बेटे। तुम्हारे पास यह सम्मान बचा है कि तुमने अपने पिता को उसके घर से निकाला। तुम्हारे पास यह सांत्वना बची है कि तुमने अपने ससुराल वालों को उस घर में रखा जहां मैंने 50 साल से अधिक बिताए। तुम्हारे पास साफ जिंदगी की समझदारी बची है, अगर तुम्हें हो सके तो। पापा, मैं इसे ठीक कर सकता हूं, ससुराल वालों को निकाल सकता हूं, तुम वापस आ सकते हो। नहीं अंड्रेस, अब यह फर्नीचर बदलने की बात नहीं रही। तुम हुए नुकसान को वापस नहीं ला सकते। तुमने जो किया वह सचमुच तुम्हारी असलियत दिखाता है, और वह आदमी मैं नहीं सोचता था कि मैंने पाला है। मैंने उसे ऐसे रोते देखा जैसे बचपन में जब वह घुटनों पर गिरा था। पापा, माफ कर दो, मुझे नहीं पता था। समस्या ये नहीं है बेटे, मैंने दृढ़ता से कहा, कि तुम नहीं जानते थे कि मेरे पास पैसा है, बल्कि ये कि तुम कभी नहीं समझ पाए कि मेरे भी जज्बात हैं। उस दिन नर्सिंग होम की बात के बाद मैंने अंद्रेस को 3 महीने तक नहीं देखा, लेकिन मुझे मोहल्ले वालों से सब खबरें मिलती रहीं जो मुझे हर नई बात बताते। मैं राजधानी चला गया अपनी बहन रोजा के पास रहने, और पहली बार कई सालों में मुझे इंसान की तरह महसूस हुआ, एक बोझ की तरह नहीं। रोजा मेरा नाश्ता बनाती, पूछती कि मैंने कैसे सोया, मुझे परिवार की बातचीत में शामिल करती। एडुआर्डो, वह कहती, मुझे समझ नहीं आता कि तुम्हारा बेटा ऐसा कैसे कर सकता है, पर अच्छा हुआ कि तुमने समय रहते कदम उठाया। जमीन की रकम से मैंने एक छोटा आरामदायक अपार्टमेंट खरीदा। एक पार्क का सुंदर नजारा था, और मैं हर सुबह वहां टहलने जाता। पीठ का दर्द, दिल का बोझ दोनों गायब हो गए, जैसे कोई बड़ा बोझ हट गया हो। मैंने आखिरकार वो काम करना शुरू किया जिसे मैंने जिंदगी भर टाला था। एक बुजुर्गों के लिए बढ़ईगिरी का कोर्स किया, जहां मैंने डॉन फाकुंदो से दोस्ती की, जो एक पूर्व रेलवे कर्मचारी था और उसे भी धोखा मिला था। हम दोस्त बन गए, पार्क में चाय पीते और मोहल्ले के क्लब में डोमिनो खेलते। कभी कभी उसने एक दिन कहा, खून का रिश्ता ही असली परिवार नहीं होता, तुम्हें अपनी खुद की बिरादरी खोजनी होती है। और वह सही था। मैं बच्चों के भोजनालय में स्वयंसेवक के रूप में भी काम करने लगा। खाना बांटता, उनके साथ खेलता और कहानियां सुनाता। वे छोटे, जिनके पास कुछ नहीं था, मुझ में वह प्यार दिखाते थे जो मेरा बेटा वर्षों से नहीं दिखा पाया था। एक दिन एक स्वयंसेविका ने कहा, डॉन, एडुआर्डो, आप में एक खास चमक है। बच्चे आपको बहुत पसंद करते हैं, और मैं अपने आप से सोचता कि अजनबी लोग उस रोशनी को देख सकते हैं जो मेरा परिवार बहुत पहले देखना बंद कर चुका है। इसी बीच मोहल्ले वालों से पता चलता रहा कि मेरे पुराने घर में क्या चल रहा है। ससुराल वाले 2 हफ्ते भी नहीं टिक पाए। लगता है डॉन रोबर्टो और दोन्या कार्मेन पट्रीशिया से हर छोटी छोटी बात पर लड़ते थे। टीवी, खाना, बाथरूम। तुम्हारी बहू पागल होने वाली है, मेरे दोस्त राहुल ने बताया। वह कहती है कि ससुराल वाले दिन भर उसकी आलोचना करते हैं और उसे चैन से जीने नहीं देते। सबसे बड़ा व्यंग्य यह था कि ससुराल वाले, जिन्होंने अपने अपार्टमेंट को बेच दिया था यह सोचकर कि वे हमेशा मेरे घर में रहेंगे, अंत में उनके पास अपना कोई घर नहीं बचा। स्थिति इतनी जटिल हो गई कि उन्हें बिक्री की कमाई से थोड़े से पैसे लेकर
एक छोटा सा अपार्टमेंट किराए पर लेना पड़ा। और अंड्रेस, जिसने सोचा था कि मेरी पेंशन और उसकी थोड़ी मदद से नर्सिंग होम का खर्चा निकल जाएगा, वह अकेले सारे खर्च उठाने पर मजबूर हो गया, क्योंकि जाहिर है मैं किसी नर्सिंग होम में नहीं था। तुम्हारा बेटा बहुत परेशान है, मोहल्ले की दुकान वाली महिला ने बताया। वह मुझसे पूछने आया था कि तुम्हारा पता है या नहीं। मैंने कहा कि मुझे कोई जानकारी नहीं है। पड़ोसियों ने बताया कि पैट्रिशिया अंड्रेस को सारी बातों का दोष देती थी। वह आंगन में चिल्लाती ताकि पूरा मोहल्ला सुन सके। अगर तुम्हें पता होता कि तुम्हारे पिता के पास पैसा था तो हम इतनी शर्मिंदगी नहीं उठाते। हर बात पैसे पर ही आकर रुकती थी। वे मुझे निकालने पर पछतावा नहीं करते थे, बल्कि चांद को खो देने पर दुखी थे। एक दिन डॉन फकुंदो ने मुझसे कहा, जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता, एडवार्डो, सबसे मीठा बदला किसी को चोट पहुंचाना नहीं है जिसने तुम्हें चोट पहुंचाई। असली बदला है अच्छी जिंदगी जीना, चाहे उन्होंने तुम्हारे साथ जो किया हो। और वह पूरी तरह सही था। मैं पहले से कहीं बेहतर जी रहा था। जब चाहे उठता, जो चाहे खाता, जहां चाहे जाता। कोई मुझे समस्या नहीं समझता था, कोई मेरी मौजूदगी देखकर आह नहीं भरता था, और न ही कोई सोचता था कि मुझे पालने में उन्हें कितना खर्च आता है। बच्चों के भोजनालय में मुझे एस्पेरांसा मिली, 65 वर्ष की एक महिला जो हाल ही में विधवा हुई थी और स्वयं सेवा करती थी। वह बुद्धिमान, मुस्कुराती और बच्चों से बहुत प्यार से बात करती थी। एक दिन कहानी सुनाने के बाद उसने कहा, डॉन एडवार्डो, आप जरूर एक अद्भुत पिता होंगे। मैं भी ऐसा ही सोचता था, मैंने कहा, लेकिन लगता है मैं गलत था। बच्चे कभी कभी गलत होते हैं, उसने कहा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप एक खराब पिता थे। हम स्वयं सेवा के बाद कॉफी पीने लगे। वह मुझे अपने दूर रहने वाले बच्चों के बारे में बताती और मैं अपनी कहानी सुनाता। वह बिना कोई राय दिए ध्यान से सुनती। क्या आपको अपने बेटे की याद नहीं आती? उसने एक दिन पूछा। मुझे उस बेटे की याद आती है जिसे मैंने सोचा था, मैंने कहा। वह बच्चा जो मेरी मदद करता था, वह जवान जो मेरी बाहों में रोया। लेकिन वह आदमी जिसे मेरे घर से निकाला गया, उसे मैं याद नहीं करता। रात में अपने नए अपार्टमेंट में मैं अपने पोतों के बारे में सोचता था। वे सचमुच मेरे लिए दर्दनाक थे। उन्होंने ऐसे माता पिता चुने नहीं थे, उनकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन मैंने फैसला लिया था और उस पर अडिग था। जो ट्रस्ट मैंने उनके लिए बनाया था, वह उनकी सुरक्षित भविष्य की गारंटी था। और महीने में कम से कम एक बार मुझसे मिलने की शर्त उन्हें यह सिखाती कि दादा दादी बोझ नहीं बल्कि खजाना होते हैं। घर छोड़ने के 6 महीने बाद मेरी नई दिनचर्या बन गई। नए दोस्त बने और नई जिंदगी मिली। एक ऐसी जिंदगी जहां मैं सिर्फ एडुआर्डो रमीरेज था, अंद्रेस का पिता नहीं। जहां लोग मुझे उस इंसान के रूप में सम्मान देते थे जो मैं था, न कि उस कारण से जो मैं दे सकता था। और सबसे अद्भुत बात यह थी कि मैंने जाना कि 73 साल की उम्र में भी खुश रहना संभव है। फिर से शुरुआत की जा सकती है और कभी देर नहीं होती तय करने में कि कौन आपकी जिंदगी में होना चाहिए। अब 1 साल हो चुका है जब मेरे बेटे ने मुझे घर से निकाला। 1 साल हो चुका है जब उसे पता चला कि वह बूढ़ा बेकार जो उसने नर्सिंग होम में रखा था, वह असल में करोड़पति था। 1 साल हो चुका है जब मुझे 73 साल की उम्र में अपनी जिंदगी फिर से शुरू करनी पड़ी। पता है क्या, यह मेरा अब तक का सबसे अच्छा साल था। 3 महीने पहले मैंने और एस्पेरांजा ने सिविल मैरिज की। एक साधारण समारोह था जिसमें डॉन फकुंदो और बच्चों के भोजनालय के कुछ दोस्त मौजूद थे। कुछ भी भव्य नहीं, बस 2 लोग जो जीवन के इस पड़ाव में साथ चलने का फैसला करते हैं। एस्पेरांजा ने मुझे एक नया परिवार दिया। उसके बच्चे मुझे ऐसा स्वीकारते हैं जैसे मैं उनके जीवन भर का पिता हूं। डॉन एडुआर्डो, उसका बड़ा बेटा, मुझे बुलाता है। उसकी मां अब पहले से ज्यादा खुश है। धन्यवाद उसे संभालने के लिए। संभालना, क्या सुंदर शब्द है, जो पालना या सहना से कितना अलग है। जहां हम काम करते हैं, उस बच्चों के भोजनालय में अब मेरी नाम की एक पट्टिका है, एडुआर्डो रामीरेज का कोना, जहां हर बच्चा अपने दादा को पाता है। अपनी दौलत के कुछ हिस्से से हमने पूरे साल 200 बच्चों के लिए नाश्ते का इंतजाम किया है। वे मुझे दादा एडुआर्डो के नाम से जानते हैं और जब मैं आता हूं, वे मेरा नाम पुकारते हैं और मुझे गले लगाते हैं। हैरानी की बात यह है कि मेरे वहां अधिक पोते पोतियां हैं जितने मेरी अपनी नस्ल में। 2 हफ्ते पहले वहां एक 7 साल का बच्चा माटेओ ने मुझसे कहा,
जो मुझे बहुत छू गया। दादा एडवार्डो, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं अपने माता पिता की देखभाल करूंगा जैसे आप हमारी करते हैं। तभी मुझे सब कुछ समझ में आ गया। मेरी असली विरासत वे जमीनें या पैसे नहीं थे जो मैंने सालों तक जमा किए थे। मेरी असली विरासत वे मूल्य थे जिन्हें मैं सिखा रहा था, और वे बच्चे सचमुच उन्हें समझते थे और प्यार करते थे। चैट जीपीटी। डीजो। अंड्रेज ने इस साल मुझसे 4 बार फोन किया है। पहली 3 बार हमने वयस्कों की तरह विरासत के विषय पर बात की। चौथी बार उसने बताया कि पेट्रिसिया ने उसे छोड़ दिया है। पापा, उसने कहा, पेट्रिसिया बच्चों के साथ अपने माता पिता के घर चली गई है। वह कहती है कि वह ऐसे इंसान से शादी नहीं रख सकती जिसने गर्व के कारण अपनी संपत्ति खो दी। गर्व कितना विडंबनापूर्ण है। वह सोचती थी कि मैंने अपने पैसे गर्व से दान किए, जबकि असल में मैंने इसे गरिमा के लिए किया था। और तुम क्या करने वाले हो? मैंने पूछा। मुझे नहीं पता पापा। मैं उस घर में अकेला हूं जो तुम्हारा था, यादों से घिरा। उसे बनाए रखने के लिए पैसे नहीं हैं और परिवार भी नहीं है। ठीक है बेटे, मैंने कहा, अब तुम्हें पता चल गया कि कैसा महसूस होता है। 1 महीने पहले मुझे मेरे पोतों से एक खत मिला जिसे उन्होंने अपने माता पिता की मदद के बिना खुद लिखा था। उसमें लिखा था, दादा, हमें बताया गया कि आप दूर चले गए हैं, लेकिन हम आपसे प्यार करते हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। क्या हम आपको मिलने आ सकते हैं? खत मेरी बड़ी पोती ने लिखा था, जिसकी अब उम्र 12 साल है। अंत में सबसे छोटे पोते ने एक चित्र बनाया था। एक व्यक्ति छड़ी लेकर एक घर के पास खड़ा है और नीचे लिखा था, मैं तुमसे प्यार करता हूं दादा। मैंने उसी रात उन्हें फोन किया और 1 घंटे बात की। मैंने उन्हें सरल शब्दों में समझाया कि उनके दादा को क्यों जाना पड़ा। दादा, क्या सच में आप अमीर हैं? मेरे पोते ने पूछा। हाँ बेटा, ये सच है। और फिर तुम हमें पैसे क्यों नहीं देते? क्योंकि पैसा से भी ज्यादा जरूरी कुछ है बेटा। वह मैं तब तुम्हें दूंगा जब तुम बड़े हो जाओगे और उसे समझ पाओगे। मैं जो उन्हें देने वाला हूं वह एक उदाहरण है, यह दिखाने का कि सिर्फ इसलिए कि तुम परिवार हो तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार सहना नहीं चाहिए। यह दिखाने का कि किसी भी उम्र में नई शुरुआत की जा सकती है, और यह कि गरिमा कभी समझौता नहीं करती। एक दिन पार्क में एस्पेरांसा के साथ चलते हुए उसने मुझसे पूछा, एडवार्डो, क्या तुम्हें अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है? मैंने जवाब दिया, मुझे यह अफसोस है कि मैंने खुद की कद्र करने में इतना वक्त लगाया। मुझे अफसोस है कि मैंने अपमान सहा सोचकर कि यह सामान्य है। मुझे अफसोस है कि मैंने पहले सीमा नहीं बनाई। और क्या तुम्हें अपने बेटे की याद नहीं आती? मैं उस बेटे को याद करता हूं जो हो सकता था अगर मैं उसे बेहतर सम्मान सिखाता, लेकिन उस आदमी को याद नहीं करता जिसने मुझे मेरे घर से निकाल दिया। 2 महीने में मेरी उम्र 75 साल हो जाएगी। एस्पेरांसा और मैं इग्वाजू झरनों की यात्रा की योजना बना रहे हैं। यह मेरी जिंदगी में पहली बार होगा जब मैं आनंद के लिए यात्रा करूंगा, काम के लिए नहीं। डॉन फकुंदो ने पिछले सप्ताह कहा, एडवार्डो, तुम उस समय से 10 साल छोटे लग रहे हो जब मैं तुम्हें मिला था। और वह सही था। जब कोई अपने अपमान करने वालों से मुक्त हो जाता है, चाहे वे परिवार क्यों ना हो, तो वह जवान हो जाता है। कभी कभी मैं सोचता हूं कि अगर अंद्रेस को जमीन के बारे में पहले बताया होता तो क्या होता, लेकिन फिर सोचता हूं कि शायद यह बेहतर था कि मुझे यह सब जीना पड़ा ताकि मैं समझ सकूं कि मैं वास्तव में क्या हूं। यहां मैं हूं 74 साल का, एक महिला से शादीशुदा जो मुझसे प्यार करती है, दोस्तों से घिरा जो मेरी कद्र करते हैं, उन बच्चों की मदद करता जो मुझे एक नायक मानते हैं। जहां मैं खुश हूं वहीं रहता हूं। मैंने परिवार खोया, हां, लेकिन एक जिंदगी पाई। मैंने घर खोया, लेकिन एक आशियाना पाया। मैंने पैसा खोया, लेकिन शांति पाई। और तुम जो यहां तक सुन रहे हो, इस कहानी के साथ हो, मैं तुमसे एक बहुत जरूरी बात कहना चाहता हूं। अगर कोई तुम्हारे साथ बुरा करता है, तुम्हारा सम्मान नहीं करता या तुम्हें बोझ महसूस कराता है, चाहे वह तुम्हारा बेटा हो, पिता हो, भाई हो या साथी, कोई भी तुम्हें चोट पहुंचाने का अधिकार नहीं रखता सिर्फ इसलिए कि वह कर सकता है। जिंदगी बहुत छोटी है उन लोगों के साथ बिताने के लिए जो तुम्हारी कद्र नहीं करते, और कभी भी फिर से शुरू करने में देर नहीं होती। मैंने एक बेटे को खोया लेकिन एक परिवार पाया। मैंने एक घर खोया लेकिन एक आशियाना पाया। मैंने पैसा खोया लेकिन शांति पाई। और तुम क्या चुनते हो?
अकेलेपन से डरकर बुरा सहना या खुश रहने का जोखिम लेना। मुझे बताओ, क्या इस कहानी ने तुम्हारा दिल छुआ? और बताओ तुम किस शहर से मुझे सुन रहे हो, ठीक है? क्योंकि अंत में असली मायने रखता है कि तुम्हारे बैंक खाते में कितना है, नहीं कि तुम्हारी जिंदगी में कितना सच्चा प्यार है। और कभी कभी वह प्यार सबसे अनजानी जगहों पर मिलता है।